जब अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से सलाह ली तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि गणतंत्र की जो शक्ति है वह शक्ति उनकी एकता में निहित है। यदि इनकी शक्ति को तोड़ना है तो इनकी एकता को तोड़ना होगा। अतः महात्मा बुद्ध की सलाह पर ही अजातशत्रु वज्जी संघ में भेद करता है और रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों की नए आविष्कृत हथियारों की सहायता से वह वज्जी गणराज्य को जीत लेता है। लेकिन जिस प्रकार से अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके राज्य प्राप्त किया था, ठीक उसी प्रकार से अजातशत्रु का भी अंत होता है और अजातशत्रु का अंत उसके लड़के उदयन के हाथों होता है। उदयन के हाथों। उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजा बनता है और यह जो है एक नई राजधानी बनाता है। हमने बच्चों पिछली कक्षा में आपको बताया था कि मगध राज्य की पुरानी राजधानी गिरिवृष थी। गिरिवृष से बिंबिसार ने राजधानी राजगृह की और राजगृह के पश्चात उदयन ने राजधानी परिवर्तित करके कहाँ कर ली? पाटलिपुत्र। कहाँ कर ली बच्चों? पाटलिपुत्र में राजधानी बना ली थी। बच्चों इस समय तक भारत की उत्तर भारत की राजनीति में सब कुछ यानी उदयन के राज्य तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात भारत में कुछ ही राज्य शेष रह जाते हैं जिनमें महत्वपूर्ण थे अवंती राज्य, जिनमें महत्वपूर्ण था मगध राज्य। ऐसे ही 3-4 राज्य थे। इन राज्यों के बीच में आपस में संघर्ष होता है और अंत में मगध साम्राज्य का भी यह पितृहंता वंश था। अतः जनता इन राजाओं से ऊब चुकी थी। अतः इन्हीं के एक अधिकारी, एक मंत्री ने उदयन की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था शिशुनाग वंश। क्या था बच्चों? शिशुनाग वंश। इस वंश में इसका जो संस्थापक था वह शिशुनाग। शिशुनाग के पश्चात काकवर्ण के करीब इसमें 9 शासक हुए। तो अंत में जो शासक हुआ उस शासक को कहते हैं नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। इसके पश्चात नंदीवर्धन अंतिम शासक था और नंदीवर्धन की हत्या करके नंदवंश आया। नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 324
ईसा पूर्व तक रहा। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। महापदम नंद था। बच्चों यह बता दें शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वह शिशुनाग था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके वैशाली बना ली थी। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात काकवर्ण राजा बनता है। काकवर्ण के शासन काल में काकवर्ण को काला शोक भी कहते हैं। काला शोक भी कहते हैं। काकवर्ण के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। कैमी हुई? द्वितीय बौद्ध संगीति। बच्चों जैसा कि हमने बताया कि प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी और द्वितीय बौद्ध संगीति काकवर्ण के शासन काल में हुई या कालाशोक के शासन काल में हुई। कालाशोक ने राजधानी वैशाली से स्थानांतरित करके पुनः पाटलिपुत्र बना लिया। लेकिन इस वंश का भी अधिक समय तक नहीं चला और इस वंश में करीब 8-9 शासक हुए। उनमें से नंदीवर्धन अंतिम शासक था। नंदीवर्धन की हत्या उसी के एक अधिकारी नंद ने की और जिसको कहते इतिहास में महापदम नंद कहते हैं। महापदम नंद ने हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की जिसे नंद वंश कहते हैं। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक रहा। इस वंश का जो प्रथम शासक था जिसे नंद कहते हैं उसका पूरा नाम था महापदम नंद। महापदम नंद ने अवंती राज्य को जीता। अवंती राज्य को जीतकर इनकी राजधानी इसने महापदम नंद ने राजधानी पाटलिपुत्र बनाई और इसने अवंती राज्य को जीता। अब समस्त उत्तर भारत में जो है मगध राज्य का अधिकार हो गया। मगध राज्य का जो राजा था महापदम नंद उसे द्वितीय परशुराम कहा गया है। उसे सर्वछत्रांतक कहा गया। इस प्रकार से नंद वंश का महापदम नंद की मृत्यु के पश्चात महापदम नंद के 8 लड़के थे। उनमें से एक जो बड़ा लड़का था जिसका नाम था सुमाल। सुमाल को चूंकि धन में आनंद आता था इसलिए जब वह गद्दी पे बैठा तो उसका नाम धनानंद हो गया। यह एक अत्याचारी राजा था। जनता जबरदस्ती कर वसूल करता था। अतः इस कारण जनता में यह आलोक प्रिय हुआ और इसी समय इसे जो है अग्रमीज भी कहा गया है। यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा और ये कहा कि उस समय एक बहुत बड़ा राजा है भारत में जो जिसका राज्य बहुत शक्तिशाली है। लेकिन बच्चों इसी अवसर पर तक्षशिला में बैठे एक पुरोहित आचार्य चाणक्य ने जब यवनों के आक्रमण की खबर सुनी तो वह घनानंद को चेताने के लिए और भारत देश की रक्षा करने के लिए घनानंद को चेताता है। घनानंद चाणक्य का अपमान कर देता है। अतः ऐसी विषम परिस्थिति में चाणक्य कसम खा लेता है कि मैं जो है घनानंद का
घनानंद और उसके वंश का अंत करूंगा। अतः अपने अपमान से तिलमिलाए हुए चाणक्य जब जा रहे थे तो उसी समय रास्ते में कुछ बालक खेल खेल रहे थे जिसका नाम था राज क्रीडम, यानी राजा बनने का खेल। एक टीला बना हुआ था जिस पे एक बच्चा बैठा हुआ था और बच्चे अपनी समस्याएं सुना रहे थे और ये सभी बच्चे गड़रिये का काम कर रहे थे, जो है गाय भैंस भेड़ बकरियां चरा रहे थे। इनकी भेड़ बकरियां इधर उधर चल रही थीं। यह बालक अपने खेल में मस्त थे। एक बालक उनके चबूतरे पर बैठा और सभी बालकों के आपसी झगड़ों का निपटारा कर रहा था। इस खेल को राज्य क्रीडम कहते हैं, यानी एक लड़का जो है राजा बनता है और समस्त बालक जो है प्रजा की तरह उसके समक्ष अपनी समस्याएं रखते हैं। वह बालक इन बच्चों की जो झगड़ों की समस्याएं थी उन समस्याओं का निराकरण करता है। अच्छा, उसके इस हुनर को चाणक्य दूर से देख रहा था। चाणक्य को उसका यह प्रतिभा पसंद आई और चाणक्य ने उस बालक को जो उसका स्वामी था उस स्वामी से खरीद लिया। उस बालक को अपने साथ तक्षशिला ले गया, उसको नाम रखा चंद्रगुप्त और उसे एक जो है योग्य बनाया। उसी समय इस बालक को जब चाणक्य अपने साथ ले गया तो उसी समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। चंद्रगुप्त सिकंदर से भी उस समय मिला जब भारत पे सिकंदर का आक्रमण हुआ था, जब सिकंदर भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर रुका हुआ था। उसकी सेना का उसने नजदीकी से परीक्षण किया, निरीक्षण किया, लेकिन सिकंदर के सम्मुख यह अपनी बेबाकी के कारण सिकंदर का कोप भाजन बनता है। सिकंदर इसे मारने का आदेश देता है। उस समय के यूनानी लेखक जस्टिन बताते हैं कि सिकंदर ने चंद्रगुप्त मौर्य की बेबाकी से अप्रसन्न होकर इसे मारने का आदेश दे दिया। अतः चंद्रगुप्त अपनी चतुराई से प्राण बचाकर यूनानी शिविर से भाग आता है और अपनी प्राण रक्षा कर लेता है। इस प्रकार से सिकंदर के भारत से लौटने के पश्चात चाणक्य चंद्रगुप्त को घनानंद पर आक्रमण करने का आदेश देता है। चाणक्य घनानंद जब चाणक्य और चंद्रगुप्त जब आक्रमण करते हैं घनानंद पर तो पहले युद्ध में बुरी तरीका से पराजित हो जाते हैं। पूरी सेना तितर-बितर हो जाती है और यह जो है अपने प्राण बचाकर भागते हैं। एक जगह रात में यह जो है एक घर मकान के पीछे छिपे हुए थे। एक बुढ़िया अपने एक नाती को समझा रही थी कि देखो, मतलब अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से कहानी है। किसी में रोटी कहानी है, किसी में खीर की कहानी है, पब्बन सुत्तम में कुछ और कहानी है, जबकि जैन ग्रंथों में यानी बौद्ध ग्रंथों में कुछ और कहानी बताते हैं। जबकि जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ हमें अलग अलग कहानी बताते हैं, लेकिन दोनों का सार एक ही है। दोनों कहानियों का बता देते हैं आप लोगों को कि एक जगह कुछ मतलब ये कहा गया है कि जहाँ छुपे हुए थे चाणक्य और चंद्रगुप्त, जिस मकान के पीछे बुढ़िया अपने नाती को समझा रही थी कि देखो, तुम जो रोटी खा रहे हो उस रोटी को तुम बीच से खाओगे तो कभी नहीं खा पाओगे। तुम भी वही गलती कर रहे हो, ठीक जैसे कि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने की। उन्होंने सीधे जो है बीच सेंटर पे आक्रमण किया, यानी उन्होंने डायरेक्ट घनानंद पे आक्रमण किया, इसलिए पराजित हुए। अगर रोटी खाना है तो किनारे से खाओ। यदि चाणक्य और चंद्रगुप्त को युद्ध जीतना था तो उन्हें किनारे किनारे के प्रदेशों, सीमांत प्रदेशों को जीतना चाहिए था। इसके बाद उन प्रदेशों को जीतने के पश्चात तब घनानंद की शक्ति कमजोर करने के पश्चात ही वह घनानंद से जीत सकते थे। अतः और अच्छा, जैन ग्रंथों में कहीं कहीं ये भी गाया है कि रोटी की जगह खीर है। एक बालक खीर नहीं खा पा रहा था, खीर वह बीच से खाना चाहता है लेकिन नहीं खा पा रहा था, तो उसकी जो माँ है वह समझाती है कि बेटा, अगर बीच से खाओगे तो कभी नहीं खा पाओगे। और
तुम भी वही गलती कर रहे हो जो चंद्रगुप्त और चाणक्य ने की है। खीर को बीच से नहीं, खीर को किनारे से खाओ। अतः इस बात से चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों सीख लेते हैं और सीख लेने के पश्चात अब योजना बनाते हैं। जस्टिन नामक यूनानी लेखक, एरियन नामक यूनानी लेखक आदि लेखकों ने ये कहा है। जस्टिन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना, क्योंकि मौर्य नाम इसलिए पड़ा कि मोरा चंद्रगुप्त की माँ का नाम था, अतः इसने अपने माँ के नाम पर अपने नाम के पीछे मोरा शब्द लगाया, मौर्य शब्द लगाया। तो दूसरे युद्ध में यह जो है पंजाब के सीमांत प्रदेशों से युद्ध करना प्रारंभ करते हैं, उनको जीतना प्रारंभ करते हैं। और यूनानी लेखकों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह थी। इसमें कई डाकू थे जिनको सेना के रूप में परिणत चंद्रगुप्त ने किया। अतः यह डाकुओं की सेना थी जिनकी मदद से चंद्रगुप्त ने, और एक विशाल सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात, करीब 6 लाख की सेना बताई गई है। प्लूटार्क ने लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना से समस्त भारत को रौंद डाला और भारत को यूनानी दासता से मुक्त किया। अतः प्लूटार्क, जस्टिन आदि के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है। एक तो स्थानीय लड़ाका प्रजातियों को चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपनी सेना में सम्मिलित किया और उन्हीं लड़ाकू जातियों की मदद से घनानंद के वंश का अंत किया और पाटलिपुत्र को पर कब्जा करके पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। बच्चों, यहाँ से हम देखते हैं मौर्य वंश की स्थापना के पश्चात भारत में एक नए युग का आरंभ होता है। भारत में ऐतिहासिक लेखन काल का प्रारंभ होता है। क्योंकि भारत में इतिहास सही रूप से इतिहास की जानकारी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलती है, लेकिन भारत में इतिहास के जो साक्ष्य हैं भारतीय स्रोतों से वो मौर्य काल से मिलते हैं। क्योंकि भारत में जो यूनानी आक्रमण हुए, भारत में जो ईरानी आक्रमण हुए, इन आक्रमणों की जानकारी का स्रोत बहुत बड़े स्रोत नहीं जानकारी, विदेशी स्रोतों से जानकारी मिलती है, लेकिन भारतीय स्रोतों से नहीं मिलती। जबकि अतः अब हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र में भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब जो है यहाँ से चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य समस्त भारत को अपने राज्य में मिला लेते हैं। इस बीच करीब राज्यारोहण के कुछ समय पश्चात यूनानी शासक सेल्यूकस का भारत पे आक्रमण होता है। 305 ईसा पूर्व, 304-305 ईसा पूर्व के आसपास भारत की सीमा पर चंद्रगुप्त के राज्यकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में यूनानी शासक सेल्यूकस आक्रमण करते हैं और इन दोनों के बीच एक भीषण युद्ध होता है। इस बात की जानकारी अनेक यूनानी ग्रंथों से मिलती है। एपियानस नामक इतिहासकार लिखता है कि युद्ध के पश्चात दोनों में संधि हो जाती है और संधि के पश्चात सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। बच्चों, यह बात स्मरणीय है, भारतीय इतिहास में यह एक पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। अभी तक जितने विवाह होते थे, कुछ विवाह अंतर जातीय भी हुए,
कुछ विवाह अंतर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हुए, बाह्य वर्ण व्यवस्था, बाह्य जाति व्यवस्था, लेकिन यह विवाह जो है अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, क्योंकि यह भारत की भूमि से अलग भूमि की पुत्री से विवाह हुआ था। और इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को यह श्रेय मिलता है। और इस संधि के द्वारा, यानी सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि हो जाती है, और इस संधि के द्वारा एरिया, हेरात, अराकोसिया वाला क्षेत्र, करीब 4 क्षेत्र सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। और यानी कि जो समस्त अफगानिस्तान वाला क्षेत्र था, मकरान तट तक का क्षेत्र, कंधार काबुल से लेके पूरा क्षेत्र, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र सेल्यूकस जो है उपहार में चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। इस प्रकार से भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा कहाँ तक पहुंच जाती है? हिंदू कुश पर्वतमाला तक पहुंच जाती है। और हिंदू कुश पर्वतमाला बच्चों, हिंदू कुश पर्वतमाला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बन जाती है, भारत की एक वैज्ञानिक सीमा रेखा बन जाती है। इसके पश्चात यह भी वर्णन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य था, क्योंकि समस्त उत्तर भारत पे कब्जा अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक के साक्ष्य साहित्य से मिलते हैं। जैन ग्रंथों से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल के अंतिम समय में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण चंद्रगुप्त राज सिंहासन अपने बड़े पुत्र बिंदुसार के अधिकार में छोड़कर चला जाता है, जैन भिक्षु बनकर। और कर्नाटक के कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर अपने प्राण सल्लेखना नामक विधि से प्राण त्याग देता है। अतः इस बात से यह भी प्रमाणित होता है जैन ग्रंथों के द्वारा कि चंद्रगुप्त चूंकि कर्नाटक का प्रदेश भी उसके राज्य में था, बिंदुसार उसके पश्चात बिंदुसार राजा बनता है। चंद्रगुप्त ने एक मजबूत राजनीतिक स्थिति का प्रदर्शन किया, एक मजबूत राज्य बनाया। उसका कोई प्रतिद्वंदी राज्य नहीं था भारत में, क्योंकि समस्त भारत उसके अधिकार में था। सिर्फ सुदूर दक्षिण भारत को छोड़कर, यानी चेर चोर पांड सतीय पुत्रों को छोड़कर समस्त भारत उसके नियंत्रण में था। ऐसी स्थिति में जब 12 वर्ष का काल पड़ता है तो वह जैन साधु भद्रबाहु के साथ जो है भिक्षु बनकर कर्नाटक में अपने प्राण, कर्नाटक की चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपने सल्लेखना विधि द्वारा। अब बच्चों ये भी बता दें सल्लेखना विधि क्या है। सल्लेखना एक उपवास की विधि है, जिसमें व्यक्ति भूख प्यास सब त्याग कर सिर्फ ध्यान करता है, ईश्वर का भजन करता है, ध्यान की अवस्था करता है और निराहार होकर अपने प्राणों को त्याग देता है। इसी विधि को सल्लेखना विधि कहते हैं। अतः चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र बिंदुसार, जिसे अलग अलग नामों से भी यूनानी लेखकों ने लिखा है। बिंदुसार के बारे में ज़्यादा इतिहास लेखन नहीं हुआ है, कुछ यूनानी स्रोतों से जानकारी मिलती है बात, लेकिन इतना प्रमाणित है कि तारानाथ बौद्ध एक लेखक थे, बौद्ध भिक्षु लेखक थे श्रीलंका के।
उन्होंने लिखा है कि तारानाथ ने लिखा है कि बिंदुसार के राज्य में बिंदुसार का राज्य दो समुद्रों के बीच पड़ता था। अतः इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच का क्षेत्र में बिंदुसार का राज्य था। अतः बच्चों, बिंदुसार के शासन काल की, क्योंकि हम इस समय पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बिंदुसार के समय उसके संबंध जो है उस समय विदेशों से संबंध थे। बिंदुसार के संबंध मिस्र से थे, मिस्र देश से थे। उस समय टोरी फिलाडेल्फस नामक राजा काम करता था। बिंदुसार के संबंध मकदूनिया के राजा से भी थे और मकदूनिया या सीरिया के राजा से, एंटीगोनस गोनाटस से। यह जो है एक राजदूत की मांग करता है। इसके दरबार में डाईमेकस नामक एक राजदूत आता है और डायोडोरस नामक एक मिस्री राजदूत आता है। यूनानी सीरिया के शासक से यह बिंदुसार निवेदन करता है कि हमें 3 चीजें भेजो। एक जो है मीठी अंजीर भेज दो, मदिरा भेज दो, अंजीर मदिरा, और क्या बोलते, एक दासनिक। तो सीरिया का राजा इसे जो है 2 चीजें तो भिजवा देता है, मीठी अंजीर भिजवा देता है, मदिरा भिजवा देता है, लेकिन तीसरी चीज, यानी कि तीसरी चीज का मतलब है दासनिक की, यह कहकर मना कर देता है कि हमारे देश में दासनिकों का आदान प्रदान नहीं किया जाता। इस प्रकार से हम देखते हैं बिंदुसार भी एक शक्तिशाली राजा था जिसने अपने राज्य को संगठित बनाए रखा। लेकिन इस काल में राजनीतिक दृष्टि से हम यह भी देखते हैं कि कहीं कहीं छिटपुट संघर्ष होने लगते हैं राज्य के अंदर, क्योंकि बड़ा राज्य था। राज्य के अधिकारी और कर्मचारी राजा को सहयोग नहीं देते थे। इस कारण अधिकारियों की वजह से अधिकारी जो है जनता पर अत्याचार करने लगे, जिस कारण जनता जगह जगह विद्रोह करने लगी। उसी समय बिंदुसार के राज्य में 2 बार तक्षशिला में विद्रोह हुआ। पहले विद्रोह को उज्जैन के युवराज, उज्जैन के प्रशासक अशोक दबाते हैं और अशोक की प्रसिद्धि जो है समस्त जगह हो जाती है, जिस कारण राज्य में अशोक का नाम हो जाता है। जब अशोक जो तक्षशिला में जाते हैं तो वहाँ की जनता कहती है कि युवराज, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं, ना हम राजा के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, हमें जो है अधिकारी परेशान करते हैं, अधिकारी शोषण करते हैं, अतः इन अधिकारियों के शोषण से हमें मुक्ति दिलाइए। इस प्रकार से अशोक अपनी सूझबूझ से इस विद्रोह को का अंत कर देता है, अधिकारियों को दंडित करता है और अशोक की प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाती है। इस बात से जो बिंदुसार का बड़ा लड़का था सुसीम चिढ़ जाता है और वह एक काल्पनिक विद्रोह तक्षशिला में कुछ समय पश्चात कराता है, जिससे कि अशोक की प्रसिद्धि जो हुई है उस प्रसिद्धि को धूल धूसरित किया जा सके और उस काल्पनिक विद्रोह को कराकर उसे दबाकर यह लौटता है और कहता है कि इसने भी तक्षशिला में बहुत बड़े विद्रोह का अंत किया है। इस प्रकार से बिंदुसार के काल में उसके पुत्रों में राज्य प्राप्ति हेतु जो संघर्ष प्रारंभ हुआ वह बौद्ध ग्रंथों से भी पता चलता है। बच्चों, कहने का मतलब यह है कि बिंदुसार के शासन काल में राजनीतिक संघर्ष प्रारंभ हुआ उसी के बच्चों के बीच में, और श्रीलंका के महावंश और दीपवंश नामक 2 ग्रंथ हैं जिनमें यह कहा गया है कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारने के पश्चात ही गद्दी पर बैठा। अशोक करीब 269 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 273 ईसा पूर्व गद्दी पे, यानी करीब कई वर्ष तक युद्ध जीतने के पश्चात भी संघर्ष होता रहा। अतः 269 ईसा पूर्व में ही अशोक गद्दी पर बैठ सका, जबकि 273 ईसा पूर्व में अशोक सुसीम को मार देता है। ये भी कहा गया दीपक महावंश में कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करने के उपरांत ही
गद्दी पर बैठा। अतः अशोक जब गद्दी पर बैठा तो करीब अशोक एक भारत का प्रसिद्ध शासक सिद्ध हुआ। उसके अनेक अभिलेख भारत के विभिन्न भागों में मिलते हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि अशोक के ने अनेक शिलालेख, अनेक स्तंभ लेख, अनेक गुहाभिलेख और शिलालेख भी जो है बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, बृहद स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख हैं, और इसी प्रकार गुहाभिलेख मिले हैं। यह जो है भारत के अफगानिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तराखंड और बांग्लादेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक उसके जो है शिलालेख पाए जाते हैं, जिनसे यह प्रमाणित होता है कि अशोक का राज्य इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। लेकिन समस्या ये थी कि उसके राज्य के बगल में एक कलिंग राज्य था जो स्वतंत्र राज्य हो चुका था। अतः और कलिंग राज्य समुद्र के किनारे पड़ता था। कलिंग राज्य में बहुत सी खानें भी थीं। कलिंग राज्य हाथियों के लिए भी प्रसिद्ध था। अतः कलिंग राज्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। और एक प्रतिद्वंदी राज्य यदि बगल में है तो उसे जीतना अशोक के लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है। अतः अशोक अपने शासन के 8वें वर्ष अशोक के 13वें शिलालेख के द्वारा यह होता है कि अशोक अपने शासन के 8वें वर्ष कलिंग राज्य को जीत लेता है। इस प्रकार से मौर्य वंश की राजनीतिक स्थिति ये हो जाती है। अब प्रशासन की स्थिति अगले टर्म में बताएंगे। आज के अध्याय में इतना ही, अगले अध्याय में फिर और पढ़ाया जाएगा।